अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम अपनी क्लास नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो इस वीडियो में हम स्विच केस स्टेटमेंट को देखेंगे। अब ये स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है, हम इसको इस वीडियो में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को देखा था जो कि बहुत ही ईजी था। अब स्विच केस स्टेटमेंट ऑल्टरनेटिव होता है इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, सारा का सारा कन्वीनियंस के ऊपर आ जाता है कि आपको इफ का भी यूज करना है और आपको स्विच का भी यूज करना है। लेकिन स्विच होता क्या है, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं डायरेक्टली इसके सिंटैक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलते हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इसका मैं सिंटैक्स आपको लिख के दिखाता हूँ। तो मान लो कि मैं यहाँ पे एक इंटीजर देता हूँ, इंट a इज इक्वल टू 2, इंट a इज इक्वल टू 2। उसके बाद मैं लिखता हूँ स्विच। अच्छा, अब ये आपने पूरा स्मॉल लिखना है। जब हम दे लेते हैं स्विच a, ये फिर इधर। अब स्विच a का मतलब है कि हम a के वेरिएबल की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट खुलती है। अब इसके बाद मैं इसकी वैल्यूज के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा केस और लिखूंगा कि अगर इसकी वैल्यू हो 2, यानी कि केस 2, अगर इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो तो प्रिंट मैं लिखता हूं केस 2। अगर इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो तो प्रिंट कर देना प्रिंट एफ वैल्यू इज 2। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि हो सकता है कि इसकी वैल्यू 3 हो, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग लिखोगे केस 3, प्रिंट कर दो इधर प्रिंट एफ वैल्यू इज 3, और इधर हम सेमीकोलन लगा लेंगे। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है स्विच के स्टेटमेंट का। अब इसमें इधर मैंने इधर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर सकते। अब आप लोग सोचो कि अगर आप लोग इसकी जगह इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करोगे तो कोड बहुत ज्यादा मैसी हो जाएगा। आप लोग यानी आपको मुश्किल होंगे, बीच में एरर आएंगे, आप उसमें गलतियां करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्विच के स्टेटमेंट का यूज करते हैं। हम इसके बगैर भी काम कर सकते हैं, ये कन्वीनियंस फंक्शन होता है। ये बेसिकली हमारी आसानी के लिए है, यानी हम इसके बगैर भी इफ एल्स से भी काम कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कोड मैसी हो जाएगा, वो हमें समझने में मुश्किल होगी। तो ये हम अपनी आसानी के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम स्विच ए लिखते हैं, अब ये जब हमने इंटीजर तो दे दिया, अब जब यहाँ पर हम स्विच ए लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू 2 हो गई। अब ये चेक करेगा कि क्या ये केस 2 से मैच कर रहा है या केस 3 से मैच कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक डिफॉल्ट भी होता है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं। डिफॉल्ट क्या होता है कि ये कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब इन दोनों में से कोई भी मैच नहीं होता। तो यहाँ पर ये लिख देता है प्रिंट एफ नथिंग इज मैच्ड। मैं लिख भी देता हूं प्रिंट एफ नथिंग मैच्ड, यानी पहले वो इससे मैच करने की कोशिश करेगा, अगर ये नहीं मैच हो रहा फिर इससे मैच करने की कोशिश करेगा, ये भी मैच नहीं हो रहा, फिर वो आगे जाएगा डिफॉल्ट पे। डिफॉल्ट में हमने जो वैल्यू दी होगी कि प्रिंट एफ नथिंग मैच्ड, यानी कि कुछ मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट प्रिंट कर दो, तो वो डिफॉल्ट प्रिंट कर देगा। ये इंट a इज इक्वल टू 2, ये तो आपको मालूम है कि हमने एक वेरिएबल लिया। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू स्कैनर से भी ले सकता था, और हम जनरली स्कैनर से ही लेते हैं। अब ये जो हमारा 2 है, ये हमें नहीं पता होगा कि ये क्या है, ये 2 है क्या है। ये कहीं से हमारे यूजर का इनपुट आएगा, उसके बाद हम कहेंगे कि यूजर ने जो इनपुट दिया उसके लिए हम एक स्विच स्टेटमेंट को रन कर रहे हैं, और अगर इसकी वैल्यू 2 है तब हम ये केस 2 रन करके देखेंगे, अगर इसकी वैल्यू 3 है तो हम केस 3 रन करेंगे, अगर उसकी वैल्यू दोनों से मैच नहीं करी तो हम आगे डिफॉल्ट को रन करेंगे। लेकिन अब होता क्या है, जब हम केस 2 को रन करते हैं तो ये बार बार नीचे जाता जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये स्विच वाले स्टेटमेंट को एग्जिट मार के डायरेक्ट यहां से बाहर चला जाए, यानी जहां पे ये खत्म हो रहा है स्विच स्टेटमेंट, उसके आगे जाके कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, तो हम क्या करेंगे,
हम सिंपली इसके नीचे इधर ब्रेक लिख देंगे, ब्रेक, इसके आगे सेमीकोलन लगा देंगे। अब ब्रेक लिखने से क्या होगा, वो आएगा यहां से केस 2 चेक करेगा, मैच हो रहा है तो वो यहां से डायरेक्ट बाहर चला जाएगा, यानी वो आगे वालों को रन नहीं करेगा, आगे वालों को चेक ही नहीं करेगा। और अगर हम ब्रेक नहीं लिखते तो ये सारों को बारी बारी चेक करेगा और डिफॉल्ट को ही प्रिंट करेगा। तो हम अच्छा, आगे मैं आपको इसका फ्लो चार्ट भी समझाऊंगा। अगर आपको यहां से समझ नहीं आई तो आपने परेशान नहीं होना, आगे हम फ्लो चार्ट को भी देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको प्रोग्राम में भी रन करके देखेंगे और वीडियो के एंड तक आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। तो आगे मैं इसके कुछ रूल्स के बारे में आपको बताता हूँ, हम इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर स्विच केस स्टेटमेंट। तो पहला रूल है स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी एन इंट और अ कैरेक्टर, यानी जो हमारा स्विच एक्सप्रेशन होगा वो इंट या कैरेक्टर होना चाहिए, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। फिर आता है केस वैल्यू मस्ट बी एन इंट और कैरेक्टर, जो हमारी केस की वैल्यू है वो भी इंट या कैरेक्टर होनी चाहिए, इन दोनों के अलावा नहीं हो सकती। केस मस्ट कम इनसाइड स्विच। अब जिस तरह हमने पीछे देखा था, ये हमारे जो केस है ये स्विच के अंदर है, ये देखें ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, ये केस हमारा स्विच के बीच में है। आखिरी पॉइंट है ब्रेक इज नॉट मस्ट, यानी अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेक मस्ट होता है, ये ब्रेक हमेशा स्विच में लगता है, तो मैं आपको बता दूं ब्रेक मस्ट नहीं है। इससे क्या होगा कि अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो ये सिंपल क्या करेगा, इसको चेक करेगा और उसके बाद डायरेक्ट बाहर चला जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो ये सारे केसेस को चेक करता जाएगा और डिफॉल्ट को ही प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका केस मैच हो और वो कोड को रन करे और सीधा बाहर आ जाए तो आप केस लगा दो। तो उम्मीद करता हूं कि सिंटैक्स वाला पार्ट तो आपको समझ आ चुका होगा। तो अब हम इसके फ्लो चार्ट को देखते हैं। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये हमें एज अ इनपुट मिलता है यूजर से। अब हमें यूजर से एज एन इनपुट एक्सप्रेशन मिला, अब हम इसको चेक करेंगे, ये केस 1 में जाएगा। अगर तो ये वैल्यू मैच हो रही हुई केस 1 से तो ये स्टेटमेंट 1 को प्रिंट करेगा और यहां से ब्रेक होके इन दोनों को चेक नहीं करेगा, वो सीधा स्विच केस के बाद वाले कोड पे चला जाएगा। इसी तरह अगर केस 1 मैच नहीं हुआ तो वो केस 2 पे जाएगा। केस 2 अगर मैच हो गया तो वो यहां से स्टेटमेंट 2 प्रिंट करेगा, ब्रेक होगा और सीधा आफ्टर स्विच केस चला जाएगा। इसी तरह अगर केस 1 भी नहीं मैच हुआ, केस 2 भी नहीं मैच हुआ और इस तरह चलते जाएंगे आगे। एंड पे जाके अगर कोई भी मैच नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट में जाएगा और डिफॉल्ट में हमने जो स्टेटमेंट दी होगी वो उसको प्रिंट करेगा और वहां से सीधा आफ्टर स्विच केस पे चला जाएगा। तो ये हमारा बेसिक फ्लो चार्ट है। तो अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और वहां पर मैं आपको प्रोग्राम लिख के समझाऊंगा अच्छी तरह। हम वहां पर इसको अच्छी तरह प्रोग्राम लिख के समझेंगे। तो हमारे जो भी इधर क्वेश्चंस होंगे, जो चीज हमें समझ नहीं आई वो उधर जाके क्लियर हो जाएगी और उसको देखने के बाद हम लोग एंड पे नेस्टेड स्विच का केस भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो ये आगे हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में हम यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम हम रखते हैं C11, अपनी क्लास 11 के नाम पे .c, ये मैं एंटर कर दूंगा। अब हम यहाँ से ये मेन को, इसको main.c को कॉपी करेंगे और इधर हम पेस्ट कर देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ पर इंटीजर दे देता हूँ इंट एज सेमीकोलन। अब हम यहाँ पर प्रिंट कराते हैं, फर्स्ट करो मैं कहता हूँ एंटर योर एज। इधर हम स्कैनएफ लगा लेते हैं, स्कैनएफ %d एमरसेंट एज। अब इधर एज में जो भी यूजर एंटर करेगा वो आ जाएगा। और इधर आगे हम दे देते हैं सेमीकोलन। इधर हम लगा लेते हैं स्विच स्टेटमेंट। हम लिखते हैं स्विच, ये देखें मैंने स्विच लिखा तो इधर आगे मुझे कोड स्निपेट फॉर स्विच दे रहा है, मैं इस पे एंटर कर दूंगा। ये देखें ये हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड का इंटेलिजेंस है ये उसने खुद ही दे दिया आगे। अब इधर एक्सप्रेशन पे मैं लिखूंगा एज। एज लिख के मैं, आपने एक सिंपल टैब दबाना तो हम ये देखें अगले इधर आ गए हैं।
तो इधर हम लिख देंगे केस 3। फर्स्ट करें मैं 3 नंबर लेना चाहता हूँ तो मैं इधर लिखता हूँ, इधर मैंने टैब दबाया था, मैंने टैब नहीं दबाया, तो इधर हम लिख लेते हैं प्रिंट एफ दी एज इज 3। इधर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। और इसी तरह मान लो मैं चाहता हूं, मैं 3 केस प्रिंट करना चाहता हूं, तो इधर मैं लगा लेता हूं, इधर हम लगा लेते हैं केस फर्स्ट करें 15 16 चलें ठीक है 34 33। इधर हम कर देते हैं 16 33 ठीक है। अब डिफॉल्ट में हम करते हैं प्रिंट एफ एज इज नॉट 3 16 एंड 33। और इधर भी हम लगा लेते हैं सेमीकोलन। तो हम इसको रन कर लेते हैं, ये हमने इसको रन किया, वो कह रहा है एंटर योर एज। तो फर्स्ट करें मैं यहाँ पे इधर मैं 16 एंटर कर देता हूँ, द एज इज 16। मैंने 16 एंटर किया, वो इधर गया केस 16 से मैच हुआ, उसने 16 प्रिंट किया और यहाँ से ब्रेक करके डायरेक्ट रिटर्न पे चला गया, यानी इससे बाहर चला गया। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा इसको रन करूं और यहाँ पर मैं 23 लिखता हूं, अब मैं एंटर करता हूं, कह रहा है एज इज नॉट 3 16 एंड 33, यानी उसने इससे मैच किया, ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, ये भी मैच नहीं हुआ, उसने डिफॉल्ट प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये इसको मैं कमेंट आउट करके मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब मैं इधर 16 एंटर करता हूँ, इधर 16 एंटर करता हूँ, तो ये देखें मैंने 16 एंटर किया तो उसने ये मैच हुआ, तो उसने इसको प्रिंट किया। अब इसको प्रिंट करने के बाद नीचे ब्रेक नहीं लगा हुआ था, ये हमने कमेंट आउट कर दिया, यानी ये नहीं लिखा हुआ, ये कमेंट है, वो इसको नहीं देखेगा। ठीक है। तो उसने यहाँ पे देखा ब्रेक नहीं उसको नजर आया, तो वो यहाँ पे उसने केस 33 में गया, उसने इसको प्रिंट किया। अब इधर इसको ब्रेक मिल गया तो वो यहाँ से डायरेक्ट बाहर चला गया। अब अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूं, इसको भी कमेंट आउट कर दूं, अब मैं रन करूं, अब इधर मैं 3 एंटर करता हूं, ये मैंने एंटर किया, उसने कहा द एज इज 3, द एज इज 16, द एज इज 33, द एज इज नॉट, यानी उसने सारों को प्रिंट कर दिया बारी बारी। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिंपल सिर्फ जो मैच कर रहा है वो प्रिंट हो और वहां से बाहर चला जाए, आगे चला जाए, तो आप ब्रेक लगा दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका वो सारों को चेक करे और सारों को प्रिंट करे, तो आप ना लगाएं। और यहां पर अगर आप ब्रेक ना भी लगाएंगे तो उसका कोई नुकसान फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर वैसे भी वो खत्म ही हो रहा है। तो मैं इसको दोबारा वापस कर लेता हूं। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताता हूं। अब फर्ज करें यहां पर मैं एक और दे देता हूं मार्क्स। अब यहाँ पर हम इसको इधर मार्क्स भी उससे कह देते हैं कि हमें मार्क्स भी दो, तो इधर हम लिखेंगे इधर हमने मार्क्स लिखा। अब इधर मैं एक और स्विच लगा लेता हूँ, स्विच। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स और टैब प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कि 33 नहीं 37 हम कर लेते हैं, और नीचे हम लिखते हैं प्रिंट एफ द मार्क्स इज 37, और डिफॉल्ट में हम कर लेते हैं प्रिंट एफ द मार्क्स इज नॉट 37। अब यहाँ पर हमने इधर भी सेमीकोलन लगाया था, इधर भी लगा लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अब वो कह रहा है एंटर योर एज, यहाँ पर मैं 3 एंटर करता हूँ, एंटर। अब वो हमने 3 एंटर किया,
वो 3 में गया तो उसने ये प्रिंट किया, अब वो आगे चला गया, उसने आगे इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। हमने उसके स्विच के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट लगा दी। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हम स्विच के अंदर भी स्विच लगा सकते हैं, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उसके अंदर भी स्विच लगा सकते हैं। अब इधर फर्ज करें मैं नंबर दे देता हूँ 37। अब मैं एंटर करता हूँ, वो कह रहा है द एज इज 3, द मार्क्स इज 37। इधर हमने एमने लिखा था और इधर हम न्यू लाइन कैरेक्टर भी लगा लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। मैं इधर 3 एंटर करता हूँ और इधर 37 एंटर करता हूँ। ओह, न्यू लाइन कैरेक्टर तो हमने इधर लगाना था, न्यू लाइन कैरेक्टर हमने इधर लगाना था। अब हम इसको रन करते हैं। इधर हम 3 एंटर करते हैं, 37 हमने अपने मार्क्स एंटर किए। अब वो कह रहा है द एज इज 3, द मार्क्स इज 37। अब ये क्या करेगा, ये 3 में गया, इसने 3 को किया, अब वो 3 के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट में चला गया। अब ये स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे अगर ब्रेक होगी तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये स्विच स्टेटमेंट केस 3 के अंदर है, ये केस 3 के अंदर ही सोल्व होगी और सोल्व होके बाहर जाएगी। यानी ये यहाँ तक ये देखें, ये केस 3 के अंदर स्विच स्टेटमेंट लगी हुई है। फिर उसके बाद अगर तो ये हम 3 लगा के हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक होके डायरेक्ट इधर डिफॉल्ट से इधर रिटर्न पे आ जाएगी। यानी वो इनसे ऊपर वाली स्विच स्टेटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा नेस्टेड स्टेटमेंट था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो आप लोगों ने इसको खाली वीडियो नहीं देखनी, इसको साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई, कोई आपको कोई सवाल पूछना है, कोई भी सी से मुतल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।